नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक यूपीएससी में। तो आज हम ना क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की आप इसे एक बेसिक बुक समझिए क्योंकि वैसे भी आप ना 6 से लेकर 12 तक यदि आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ लेते हैं तो उतना यूपीएससी के लिए इनफ है। यूपीएससी ऐसे ही जो टेक्निकल क्वेश्चन टैक्टिकल क्वेश्चन कह रहे हैं या तो ये कहें कि जो यूपीएससी है ना वो जो क्वेश्चन पूछती है वो लगभग इसी एनसीईआरटी से ही फ्रेम होती है और थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें में आप ना मैप याद हो, थोड़ा-सा मैप का मैपिंग देख लें, तो जनरली जो यूपीएससी के क्वेश्चन है, इससे कवर हो जाता है। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी में जो सौरमंडल में जो पृथ्वी यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। सौरमंडल के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं कि ये सौरमंडल आखिर में है क्या? तो ये जो सौरमंडल है ना, ये एक्चुअली सौर मतलब कि सूर्य होता है, मंडल मतलब उसका परिवार। तो जो जितने जो सूर्य है ना, उसके जो परिवार है उसकी एक स्टडी है, यानी उसके बारे में हम जानेंगे कि ये सब कौन-कौन से इसके अंदर ग्रह आते हैं और कौन-कौन से इसके अंदर पिंड आते हैं, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक देखेंगे। तो एक बार देखो ये जो सूर्य है बीच में सूर्य का चक्कर सब लगा रहे हैं बुध होगा, फिर ये पृथ्वी है, मंगल है, ये बृहस्पति है, यानी ये सारे जो हैं ग्रह ये चक्कर लगाएँगे पृथ्वी का सूर्य का। तो एक्चुअली देखिए इसकी जब चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो एक्चुअली ये बच्चों के लिए थोड़ी बुक है, तो आपको समझ में आया कि ये चीज़ें थोड़ी-सी वैसे टाइप से समझाया गया है कि भाई जब सूर्यास्त होता है, तो जब आकाश में आप देखते हो, रात होती है, तो बहुत सारे चीज़ें, वस्तुएँ तारे जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसको ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो ये क्या होता है क्या चीज़ है इसको इसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि मान लो भाई आकाश में एक तारा है तो टिमटिमा रहा है यानी कि उसके अंदर खुद ही वो प्रकाश है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखा है ना कि पूर्ण चंद्र लगभग क्या होता है ना कि एक्चुअली जब चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो एक्चुअली चंद्रमा के पास ना अपनी कोई ये नहीं है प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता रहता है तो और हमारी पृथ्वी से पूरा दिखाई देता है। तो जब पूर्ण चंद्रमा ये होता है कि भाई चंद्रमा ना पूरा दिखाई दे, तो इसे हम बोलेंगे कि पूर्ण चंद्रमा है और ये कब दिखाई देता है पूर्ण चंद्र? पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, बाकी दिन तो आपको कटा हुआ पार्ट ऐसे दिखाई देगा और जो नया चंद्रमा होता है ना कि चंद्रमा का जो एक वो होता है वो आपको अमावस्या के दिन दिखाई देता है, ठीक है? अमावस्या के दिन नया चंद्रमा दिखाता है, उसको न्यू मून बोलते हैं, ठीक है? ऐसी रात में हम सब देते दूसरी बात ये है कि भाई चलो ठीक है यहाँ से तो पढ़ लिया, अब ये होता है ना कि खगोलीय पिंड क्या है? तो एक्चुअली खगोलीय पिंड ये है ना कि यार सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा यानी जो भी आप आकाश में देखो और सारी चीज़ें जो दिखाई दें आपको, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड ही हैं। तो चंद्रमा और ये देखो अब इसका डेफिनिशन आप याद रख लेना एक बार, थोड़ा-सा एक बार देख लो, ऐसे याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कुछ ऐसा ख़ास है भी नहीं कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। बस ये है कि भाई सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड हैं। अब ये भी नहीं है कि यार वो आसमान में चमकना ही चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो नहीं चमकती होंगी या तो बहुत दूर होंगी। ऐसे कोई चीज़ प्रकाश आती है तो उसपे तो प्रकाश तो पड़ेगा ना, प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा। लेकिन कुछ के अपने खुद ही प्रकाश होंगे, कुछ सूर्य के प्रकाश से या किसी और तारे के प्रकाश से ग्रहण करके और उसपे चमकते हैं। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें बहुत दूर होती है तो हमारे पास आ भी नहीं पाता है या तो दिखाई भी नहीं पड़ती है, तो उनको भी हम खगोलीय पिंड में ही लाएँ। कुल मिला के हमें जो आकाश में जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक खगोलीय पिंड ही है। ठीक है? पृथ्वी खुद ही अपने आप में एक खगोलीय पिंड भी है। तो अब ये खगोलीय पिंड में एक्चुअली होता क्या है ना कि बड़े हैं और गर्म होते हैं गर्म है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ गर्म है, कुछ ठंडे हैं। लेकिन हाँ, खगोलीय पिंड जो है, जिनके पास अपनी ऊष्मा है और प्रकाश है, वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और इन्हें हम ना तारा कहते हैं, ठीक है? तो तारा ये ऐसा चीज़ होता है जिसके पास खुद की अपनी ऊष्मा हो और ऊष्मा हो तथा प्रकाश हो और सूर्य भी एक तारा ही है।
ऐसे लाखों तारे हैं जो हमारे आकाश में पड़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अब तारे के बहुत अनगिनत तारे हैं। ये देखो अब रात्रि में आप ना जब देखते हो ना, रात में आप देखो ना, इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको पता होगा एक जो ध्रुव तारा है ना, ये आपको दिशा दिखाता है कि ये जनरली क्या मतलब मैं हमेशा ही ये उत्तरी दिशा में होता है, ठीक है? वैसे ये देखो ये सप्तऋषि तारे हैं, ये सब सप्त तो ये सब संकेतक हैं, कैसे लोग पहले अपना उत्तर या दक्षिण जो भी है, वो दिशा को डिसाइड करते थे कि ये ध्रुव तारा जिधर दिखता था और इससे एक लाइन में होता था, ये क कहते थे कि ये ध्रुव तारा दिख रहा है और एक लाइन में तो इस साइड उत्तर दिशा है, ठीक है? जिधर दिखेगा उधर उत्तर दिखा देगा। अब ये है ना कि आप रात रात में जब आसमान में देखते हो ना, तो बहुत सारे तारों का एक समूह दिखाई देता है। तो इन सारे को एक क्या बोलेंगे, एक नक्षत्र मंडल बोलेंगे, ठीक है? तो उसी में भी एक अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का ही एक नक्षत्र मंडल है और बहुत से आसमान में पहचाने वाले नक्षत्र मंडल हैं। जैसे एक कुछ है ना, एक सप्तऋषि नाम का तारा है। तो वो 7 तारे हैं और सातों का समूह है, ठीक है? 7 तारों का ये समूह है। और फिर आगे जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे तो एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं है, बस ऐसा है कि भाई एक बड़े आसमान में तरह ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना देख लो कि तारे हैं, सप्तऋषि हैं, बहुत सारे तारे होंगे, उसमें एक ध्रुव तारा भी है। देखो, ध्रुव तारा में प्राचीन समय में लोग क्या करते थे ना कि उसका दिशा का निर्धारण यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब का वो निर्धारण करते थे, कि कौन किस साइड है। एक्चुअली रात में पता नहीं चल पाता और उस समय कंपास-वम्पास था नहीं, तो और जनरली ये कंपास-वम्पास अब सबको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो लोग अब रात में जब जगते थे तो देख लेते थे भाई कि ये ध्रुव तारा किधर है, तो उस साइड उत्तर है, अब उससे हिसाब से अपना और अन्य 3 दिशाओं का वो ज्ञात कर लेते थे कि कौन दिशा किधर है, ठीक है? अब कुछ खगोलीय पिंड में ये कहते हैं ना कि जैसे अब मैंने कहा था ना कि कुछ खगोलीय पिंड है जिसमें उसमें प्रकाश ऊर्जा नहीं हुई, चमकते नहीं है, ठीक है? वो क्या करते हैं ना कि किसी और खगोलीय पिंड से ऊष्मा ऊर्जा के कारण उसका ऊष्मा ऊष्मा पड़ता है, उसपे ऊर्जा प्रकाश पड़ता है तो उससे वो चमकते हैं। तो कुछ ऐसे ही खगोलीय पिंड है जब जब जो उनके पास खुद का प्रकाश ना हो ना, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे, ठीक है? और इसको ना इंग्लिश शब्द में जो प्लैनेट बोला जाता है और प्लैनेट क्या है ना कि ये किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, ठीक है? प्लेनेटाई शब्द का मतलब होता है कि परिभ्रमक, यानी कि ऐसी चीज़ जो चारों ओर घूमे, ठीक है? अब पृथ्वी भी क्या करती है? चारों ओर तो अपने साइड घूमती है और दूसरा ये भी है कि पृथ्वी जो है सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है। एक तो खुद अपने आप में परिक्रमण कर रही है और परिभ्रमण भी कर रही है। यानी कि परिक्रमण मतलब कि खुद अपने आप के चक्कर मतलब अपने आप के एक धुरी पे घूम रही है और परिभ्रमण मतलब कि सूर्य के भी ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है? तो ऐसे कहते हैं और सूर्य एक्चुअली क्या है ना कि सबसे हमारे सौरमंडल में सूर्य सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। तो हम उसी के ही ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी के प्रकाश या उससे उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बस इतना ही है और इसके बाद थोड़ा-सा आगे देखें। हाँ, बस ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि सूर्य है ना, तो उसके बाद आगे ट्रिक्स भी आएगी। सूर्य है तो उसके बाद कौन-सा है? तो बुध है, फिर इधर देखो ये शुक्र है, फिर उसके बाद अपनी ये पृथ्वी अपने सबसे प्यारी धरती पृथ्वी आएगी, उसके बाद मंगल आएगा और ये जो है ना क्षुद्र ग्रह की पट्टी यानी बहुत सारे आसमान में बहुत सारे सारे छोटे पिंड भी हैं, तो वो सारे सब पिंड है ना ये इधर ही हैं लगे हुए हैं और इसमें चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का और ये उसके बाद ये जुपिटर आएगा, ठीक है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति और ये क्षुद्र ग्रह एक्चुअली पूछा जाता है कभी एग्ज़ाम में कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है किसके किसके बीच में है? तो आप देखो मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति है। तो आप इसको ना एमजे एमजे से याद करना, ठीक है? एमजे एमजे मार्स और जुपिटर के बीच में है। अरे या तो ट्रिक्स मान लो ऐसा कर लो ना एक एमजे अकबर नाम के कोई वो थे यार नेता थे तो उनको मान लो कि एमजे अकबर है, ठीक है? तो एम मतलब मार्स और जे मतलब जुपिटर और इसके बीच है ये है क्या नाम है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है? उसके बाद आपका ये शनि आता है, शनि के बाद ये यूरेनस आता है और सबसे जो लास्ट में है वो नेपच्यून आता है, ठीक है? जिसे ये अरुण हो गया, ये वरुण हो गया, ठीक है? इससे पहले भी एक आता था वो क्या नाम है कि प्लूटो लेकिन उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उसको 2006 में उसको ग्रह का दर्जा से हटा दिया था, ठीक है? तो बस इतना और आगे थोड़ा-सा देखते हैं इसमें और आगे क्या है।
तो इसमें आप देखेंगे कि जो आसमान के में दिखने वाला जो चंद्रमा है ना, वो क्या है? एक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी क्या? सहचरा है और सहचर मतलब कि यानी साथ-साथ चलता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी के समान ना 7 अन्य ग्रह भी हैं, जो सूर्य से प्रकाश उसमें प्राप्त करते हैं और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यानी चंद्रमा मतलब कि एक उपग्रह, कुछ के पास उपग्रह बहुत ज़्यादा हैं और कुछ के पास हैं भी, कुछ के पास नहीं भी हैं, ऐसा है। तो सूर्य और 8 सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं और उसके कुछ उपग्रह हैं तथा कुछ खगोलीय पिंड हैं, ठीक है? और इन सब का उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड बताया ही था कि क्षुद्र ग्रह एमजे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना क्या बनाते हैं? एक अ, स सौर परिवार बनाते हैं, ठीक है? और उनका मुखिया क्या है? सौर मुखिया कौन-सा है? सूर्य है। और ये जो एक्चुअली जो सौर मंडल हुआ ना, सौर मंडल के अंदर सारा चीज़ आ गया। अब देखो, सौर मंडल हो गया यानी कि सूर्य मुखिया हो गया, अब उसके इर्द-गिर्द जो भी उसके चक्कर लगा रहा होगा, वो सौर मंडल का पार्ट होगा। तो क्या-क्या लग सकता है? एक तो सूर्य खुद ही अपने आप में आ गया, फिर उसके बाद ग्रह आ गए, आठों ग्रह होंगे, फिर उसके बाद उपग्रह हो गए, फिर कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो गए, जैसे प्लूटो हो गया या जो भी क्षुद्र ग्रह की जो पट्टियाँ हैं, वो हो गई। तो ये सारे चीज़ उसमें आ जाएँगे सौर मंडल में। अब सौरमंडल में देखो अब सूर्य है, मुखिया है, तो मुखिया के बारे में हमें तो जानना ज़रूरी है। तो अब ये क्या है ना कि केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसमें जो खिंचाव बल है ना, सौरमंडल को बाँधे रखता है। यानी इतना बड़ा है कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सारे चीज़ों पिंडों को खींचा रहता है और उसको बैलेंस करने के लिए ना सारे सारे ग्रह एक-दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं ताकि क्योंकि चक्कर लगाएँगे ना, तो उनका जो अपकर्षण बल होगा ना, वो थोड़ा-सा मिनिमाइज़ हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर पथ पथ पर ही ये सब चक्कर लगा पाते हैं। सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हाँ, ये तो बात सही है यार कि क्योंकि बात सही क्या है सदा सत्य है। इसमें क्या कहते हैं कि सौर सौर के पास सूर्य के पास ही अपनी ऊष्मा और ऊर्जा है और कोई ग्रह यहाँ पे नहीं है जो जिनके पास वो ये ऊ ऊष्मा है। हाँ, सूर्य से भी एक्चुअली बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन उतने दूर हैं कि वो हमारे पास उनकी जो ऊष्मा है या प्रकाश है, वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसको हम तो नगण्य ही मानते हैं और सूर्य ही हमारे लिए एक केंद्र में रहेगा और सौरमंडल की बात हो रही है, तो एक मुखिया के नाते इसका ही हम अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप देखते हैं ना सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक जो है ना बुध है, ठीक है? और सूर्य इस पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब सोचो कितना लंबा मतलब कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलो अब थोड़ा-सा हम ग्रह की बात करते हैं, ग्रह को पता है कि 8 ग्रह हैं। अब एक्चुअली उसको थोड़ा-सा हमें याद करना पड़ेगा, तो याद करना मतलब कि थोड़ा-सा ना मुश्किल इसलिए होता है कि मतलब वो याद तो आप कर ही लोगे, लेकिन एक थोड़ा-सा ट्रिक्स मिल जाए ना तो वो आपको ईज़िली आसान मतलब ईज़ी तरीके से वो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने ट्रिक्स की शुरुआत भी कर दी है। तो और ऐसे-ऐसे ट्रिक्स हम भी आपको बताते रहेंगे ताकि आपका तैयारी जो है ना एक अच्छी लय में चले और आप इन सब चीज़ों से दूर हट के एक अच्छे इंसान की तरह एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह आप चीज़ों को ग्रहण कर सकें, याद कर सकें। एक्चुअली सारी चीज़ों को याद करना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन यदि आप निमोनिक्स के थ्रू आप याद करते हैं, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देती है कि हाँ, ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इसमें क्या है ना कि दूरी के हिसाब से हम जो ग्रह देखे थे अभी, तो उसमें क्या है कि देखो एक ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट यानी कि माई से क्या हो गया? मरकरी, ठीक है? उसके बाद वी से क्या हो गया? वीनस यानी कि बुध और शुक्र। उसके बाद ई से अपनी पृथ्वी, अर्थ हो गया। एम से क्या हो गया? मार्स यानी मंगल हो गया। जे से क्या हुआ? आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया। एस से क्या हो गया? सैटर्न, सैटर्न हो गया और शनि हो गया और ये यू से क्या हो गया? यूरेनस और यानी कि एन से नेपच्यून यानी कि ये अरुण हुआ और ये वरुण हुआ। तो उसके बाद प्लूटो आता है। लेकिन प्लूटो क्या है ना कि आगे देखोगे कि आप उसको हटा दिया गया था इसमें से कि नहीं भैया ये चीज़ें एक ग्रह नहीं है क्योंकि जो ग्रह कंडीशन होती है ना कि वो क्या होता है कि पिंड एक गोलाकार होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये भी होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पथ पे निश्चित पथ पे वो सूर्य का चक्कर लगा रहा हो और किसी दूसरे ग्रह का दूसरे का कक्षा न काट रहा हो। लेकिन जो ये क्या था प्लूटो था ना
वो ये नेपच्यून का ना थोड़ा-सा कहीं पे एक जो कक्षा है उसको काट देता था। तो इसलिए ना वो इसकी जो कंडीशन थी उस पे वो खरा नहीं उतर पाया। तो इसलिए उसको हटा दिया गया। अब एक्चुअली थोड़ा-सा देखें सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं ना, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जो इनका जो चक्कर लगाने का जो ये तरीका है, वो क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार होगा, ठीक है? उनका एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर में लगाएँगे और ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, ठीक है? और सूर्य के सबसे नज़दीक देखो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि बुध है, यानी कि मरकरी है और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसलिए केवल 88 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पास है और उसकी जो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी अपने पास होने के कारण, ठीक है? तो इसलिए बहुत जल्दी लगा देगा और शुक्र पृथ्वी का जुड़वा उपग्रह उपग्रह माना जाता है क्योंकि लगभग उसका जो आकार है ना शुक्र का और जो उसकी डेंसिटी है, घनत्व है, वो लगभग समान है, तो इसलिए हम उसको जुड़वां मानते हैं, ठीक है? तो वीनस करके वो पृथ्वी का जो पृथ्वी का वो जुड़वा है, ट्विन्स है, ठीक है? तो आप ऐसे याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि भाई प्लूटो जो था उसको ग्रह पहले माना जाता था। लेकिन 2006 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, उसने 2006 में एक बैठक की और वहाँ पे निर्णय लिया गया कि भाई ये जो ग्रह है ना, ये जो पिंड है ना, ये ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना कहीं न कहीं एक जो नेपच्यून का है, वहाँ पे कक्षा काट देता है और वो यदि जो कक्षा काट देता है, तो जो इन्होंने डेफिनिशन दिया था, उससे वो बाहर चला जाता है। तो इसलिए ये इसको हम ग्रह ना बोल के एक बौने ग्रह के रूप में विभाजित किया यानी कि उसको अलग से वो किए कि भाई ठीक है ये एक बौना ग्रह है ड्वार्फ ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं उसको ठीक है अब हम अपने धरती माता की ओर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी डेफ़िनेटली तीसरा ग्रह है, वो तो आपको पता ही है माय वेरी एफिशिएंट मदर। तो मदर वाला एफिशिएंट वाला जो है वो आपका क्या नाम है कि ये हो जाएगा पृथ्वी अर्थ उसके बाद यदि हम आकार के हिसाब से कहें तो वो 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है? और सबसे बड़ा ग्रह क्या है वो कमेंट में करके बताइएगा कि कौन-सा सबसे बड़ा ग्रह है और कौन-सा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है? और ये ध्रुवों के पास चपटी है ले इसके कारण एक्चुअली जो ये पृथ्वी है ना मान लो ऐसे गोली है, ठीक है? गोल है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऐसे यहाँ पे ऐसे चपटी हुई है, ठीक है? और यहाँ भी ऐसे चपटी हुई है। तो इसी का जो ये आकार है ना, हम इसको क्या कहेंगे? एक गोला ना कह के, एक गोलाकार आकार ना कह के, हम इसको जो आकार को बोलेंगे भूआब। क्या आकार बोलेंगे? भूआब। भूआब का अर्थ क्या होता है कि अब ये भूआब बोल दिए ना, तब इसको ही हम एक नॉर्मल भाषा में कि जो भी सामान ऊपर जैसे संतरा है, संतरा को देखो ना आप, ऊपर से सब गोल है, लेकिन वैसे ऊपर-ऊपर दोनों नीचे चपटा हुआ है ना, तो बस आप संतरा को मान लो, यानी कि जो भी भूआब होगा, तो वो क्या होगा कि वो पृथ्वी के समान होगा, ऊपर से चपटा होगा। तो संतरे को जो आकार होता है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है? जियोइड है। ठीक है? यानी कि पृथ्वी के समान आकृति वाला है। ठीक है? जी और पृथ्वी ही एक ऐसा है कि जो जीवन के लिए अनुकूल है, अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आपको न ज़्यादा गर्मी मिलेगी और ना ही ज़्यादा ठंडी मिलेगी। नॉर्मल टेम्परेचर जो है ना 20-20 के आस-पास होता है। लेकिन यदि कहते हैं ना कि जब यदि वायुमंडल नहीं रहता ना, तो इसका जो टेम्परेचर ना -20 के आस-पास होता है। -20 या -18 ऐसे मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, वो थोड़ा-सा मुझे याद नहीं है। फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना और मुझे बता देना कि कमेंट में कि कहाँ पे ये -18 है या -20 है, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि भाई ठीक है, वहाँ पे गर्मी है, ना अधिक ठंडी है और जो ग्रह हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडे वाले हैं। जैसे बुध हुआ, वो तो वहाँ पे यार बहुत गर्मी है, वो तो वहाँ पे इंसान जाए तो पिघल जाए या कोई भी लोहा-सोहा सब पिघल जाए, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसमें और दूसरी बात ये है कि पानी है और वायु है, तो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? जल, उसके लिए भोजन चाहिए और भोजन के अलावा वायु चाहिए और रोशनी चाहिए, ठीक है? रोशनी मतलब कि भई यार उससे ही रोशनी से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए और देखो तो इसके लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो इसलिए हम पृथ्वी को क्या बोलेंगे कि
भाई ये एक अभूतपूर्व ग्रह है, ऐसा ग्रह जो और जगह नहीं पाया जाता है। तो देखो जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं ना, तो वो हमें यहाँ से एक लगता है कि चमकता हुआ तारा दिखता है, ठीक है? या बहुत बड़ा-सा पिंड है वो जो चमक रहा है, ऐसा लगता है कि उसके अपनी ही रोशनी से, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अपनी रोशनी से नहीं दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन वैसे ही हम यदि अंतरिक्ष में जाएँ और पृथ्वी को देखें ना, तो ये नीले रंग की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, इसका जो पृथ्वी का 2/3 जो भाग है ना, वो क्या है? पानी से ढका हुआ है, ठीक है? 2/3 भाग यानी कि 71% तो पानी ही है पूरी पृथ्वी पे। 71% जो है पृथ्वी पे पानी है और इसीलिए जो आसमान नीला दिखाया था, नीला देखो तो पानी नीला ही दिखता है क्योंकि आकाश उसमें उसका रिफ्लेक्शन आता है आकाश में, आकाश का। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नीला ग्रह और इसके बाद देखोगे तो नीला ग्रह। हाँ, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा दिखाई तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती या आकाश कैसा दिखाई देता? यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश क्या होता? ब्लैक दिखाई देता। ठीक है? यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश क्या होता? ब्लैक दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली ना ब्लू क्यों दिखाई देता है? वो कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो रेस जो है ना जो विंड्योर में जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है तो इसलिए वो आकाश नीला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी के अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेंगे कि हमारे चंद्रमा के पास जो सबसे केवल एक ही उपग्रह है तो वो है चंद्रमा, ठीक है? और ये इसका जो व्यास है ना वो लगभग पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 1/4 छोटा है आकार में, ठीक है? लेकिन इतना बड़ा प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमारे पास बहुत ही पास है तो एक्चुअली आपने देखा था ना कि कितना ये देखो चंद्रमा की दूरी कितना है 3,84,000 किलोमीटर 84,000 किलोमीटर ठीक है लेकिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी थी 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखो 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे 3 लाख 1 करोड़ भी नहीं हुआ तो कितना दूर है। अब इतना दूर पता चलता है ना कि सूर्य कितना दूर है। चंद्रमा इतना पास है लेकिन फिर भी बड़ा दिखाई देता है तो सोचो कि सूर्य कितना बड़ा होगा। इतना छोटा दिखाई देता है, लगभग सूर्य के आसपास का दिखाई देता है। थोड़ा-सा हल्का-फुल्का बड़ा लगता है, लेकिन सूर्य सोचो कि कितना बड़ा होगा अभी और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है वो। और उपग्रह क्या होता है यार? उपग्रह देखो वही होता है ना कि यार एक कोई खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चक्कर ना लगाकर उस ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है? और दूसरा ये है कि एक मानव निर्मित ग्रह होते हैं, वो ग्रह जो मानव द्वारा बनाया गया हो और पृथ्वी का जो एक्चुअली जो कक्षा है उसमें ले आकर विस्थापित कर दिया गया हो, तो वो एक मानव निर्मित ग्रह होते हैं और जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं, वो देख जाके कृत्रिम उपग्रह ही होते हैं और उनको उसमें पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है? अब ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना 27 दिन लेती है, ठीक है? और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर देती है, ठीक है? तो अब इस तरह इससे हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है? क्योंकि जितने समय में चक्कर लगाएगी और उतने चक्कर में एक बार चक्कर पृथ्वी का भी लगा लेगी। तो वही हमारे पार्ट में ना जो पार्ट हमें हमेशा दिखाई देता है, वही पार्ट हमें हमेशा दिखाई देगा। दूसरा वो दिखाई नहीं देता है उस साइड वाला पार्ट, ठीक है? तो उसको फार वाला पार्ट बोलेंगे कि दूर वाला है। अब देखो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह जो है आकाश में बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रह हैं तो उनको भी क्षुद्र ग्रह बनता है। एक्चुअली ये इनका निर्माण जो है ना, जब हमारे ग्रह जो बन रहे थे तो उसमें विस्फोट हुआ था। जब बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे। तो उसमें क्या था कि बहुत छोटे-छोटे ग्रह जो हुए धूल-कण हुए तो वो इकट्ठा करके अलग-अलग एक प्रॉपर शेप में नहीं आ पाए, तो छोटे-छोटे पिंड के हिसाब से वो पृथ्वी का अरे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और हमने देखा था अभी जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा यानी एमजे अकबर जो हमने बताया था, वहाँ से आप याद रखो कि उनकी कक्षाओं के बीच में जो ग्रह पाए, तो क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये भी है कि क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत ही पहले जो ग्रहों की जब विस्फोट हुआ था बहुत पहले वह विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, ठीक है? अब उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड क्या है कि ना वो क्षुद्र ग्रह ही होते हैं, लेकिन वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि ये उल्का पिंड ना एक्चुअली पृथ्वी के पास ना इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी पृथ्वी जो है ना उससे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचने लगती है। तो जब पृथ्वी अपनी इस तरह खींचती है और गिरने लगते हैं, तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है, आप कभी ना गाड़ी चलाओ देखो, ठीक है? जब गाड़ी चलाओगे ना तो आप देखो ना कितना हवा लगता है। हवा लगता है कि नहीं? तो यानी कि वो एक क्या है?
घर्षण आपके होता है, लेकिन अभी तो आपको हवा लगता है ठंडी लगी। लेकिन जब आपकी स्पीड वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आकाश से पिंड जो आ रहा है ना, वो इतने स्पीड से आ रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत स्पीड से आ रहा है। तो जैसे आप हवा है ना, तो वो हवा आपको ऐसा लगता है कि उस समय, लेकिन यही हवा ना जब ज़्यादा स्पीड से आप जाओगे ना, तो वो आग पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि रगड़ पैदा होगी। जब आप कहीं हाथ आपका कहीं रगड़ जाता है, तो आप अपने कपड़े पे ही रगड़ो, देखो ना गरम होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही जब रगड़ होती है ना, तो ऊष्मा पैदा होती है। तो वो जो पिंड आते हैं ना, लाखों, करोड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। तो वो क्या होता है कि एक घर्षण होता है, तो उससे एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब उत्पन्न होती है ना, तो इसके कारण वो जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच जाता है जब पृथ्वी गिरते हैं तो। तो उसको आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पिंड ही है और पृथ्वी के ही पार्ट है, और ये थोड़ा-सा स्टडी में काम आते हैं कि पता चलता है कि हाँ, पृथ्वी कैसे या कोई और ग्रह कैसे बना था, उसको लेके वैज्ञानिक बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं स्टडी करने में। तो अब ये हुआ, अब देखो अब नेक्स्ट है क्या है, आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्या है ना कि इसमें असंख्य तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है। ऐसे-ऐसे बहुत सारे तारे हैं। पृथ्वी में जितने आपको तारे दिख रहे हैं ना, तो ये सब आकाशगंगा के पार्ट हैं। आपको आसमान में देखो जब ना, तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे तारे दिखेंगे, ठीक है? तो ये सारे आकाशगंगाएँ हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि जो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भी एक पार्ट है। हमारा सौरमंडल जो है ना, आकाशगंगा का ही पार्ट है, बात तो सही है। तो प्राचीन में एक कल्पना है कि आकाश में प्रकाश में एक बहती नदी की गई, नदी से की गई थी, और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली है, जिसमें इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है? अब ब्रह्मांड बहुत बड़ा शब्द है। अभी देखो यहाँ पे जो नीचे है ना, इसको मैप को थोड़ा याद कर लो, यानी कि जो ये वेन डायग्राम है, इसको आप देख लो। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या तो कहा कि भाई चलो भाई हमारा हमारा हम है, और ये हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे, ठीक है? पृथ्वी किसका पार्ट है? सौरमंडल का, ठीक है? और सौरमंडल किसका पार्ट है? आकाशगंगा का। और ऐसी कई लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। तो आशा करते हैं कि ये आपको हमारी आज की सीरीज़ जो है ये स्टार्ट करें एनसीईआरटी समझ आई होगी, और यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, पूछना। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से या कोई और तरीका निकालेंगे, ताकि हम आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकें और एक इंटरैक्टिव सेशन बना सकें, ताकि जो आपके डाउट हो ना उनको हम समझा सकें। और बस हमारा मकसद यही है कि जो एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन है ना, वो सबके तरफ पहुँचे, सबके तक पहुँचे, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इस मुहिम में आइए हम लोगों के साथ जुड़िए, और शायद हम लोग और आगे और भी कुछ करेंगे, जिसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी, आप की मदद की ज़रूरत होगी, ताकि हम लोग ना ये एजुकेशन को एक रिवोशनलाइज़ कर सकें, यानी कि रिवॉल्यूशन ला सकें, एक क्रांतिकारी कदम हम उठा सकें, ताकि जो गाँव के या ऐसी जगह या जो आदिवासी लोग जो क्षेत्र में हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकें, और एक अच्छी क्वालिटी, हम केवल एक कॉम्पिटिटिव यूपीएससी एग्ज़ाम की ही बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक ऐसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम एक छोटे से बच्चे को भी ऊपर उठा सकें। और जैसे आप कहीं शहर में जाते हो ना, तो वहाँ पे आप एक बार जाके किसी स्कूल या प्राइवेट स्कूल का आप फीस पता करना कितना होता है। भैया वो लाखों में होता है, और एक नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सोचो हमारी एजुकेशन कितनी महँगी होती जा रही है दिन पर दिन। तो इसी चीज़ को हमने एक वो बनाया हुआ है कि भाई इस चीज़ को हमें तोड़ना है। इस तोड़ने के लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो इसी के साथ अभी हम इस पे डिस्कशन और आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए शायद हमें ये सेशन एंड करना पड़ेगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि एक ये जो मुहिम है, इससे सब लोग जुड़ सकें, और हम आपकी तैयारी में जितना भी हो सके, उतना हम मदद कर सकेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।